मार्केट के इस मूड के चलते हमारे पोर्टफोलियो में लगभग 50,000 रुपये तक का यहाँ पे लॉस गया है, जो कि आप लोग का भी गया होगा। अभी मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों हुआ क्या कि अभी लगातार मार्केट में यहाँ पे करेक्शन चल रहा है, लगातार मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट में काफ़ी अनसर्टिनिटी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं। जो लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर जो लोग अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनसर्टिनिटी बनी हुई है। मार्केट लगातार ऊपर नीचे हो रही है, लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उनका अंदर का जो है कि दिल भी धक 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 कर रहा है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। वो भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे में समझदारी वाली बात क्या है कि इस समय कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनको हमें समझकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन लोग यहाँ पर ज़्यादा समझदारी से काम ले तो उनके लिए बेहतर हो सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं या फिर स्टॉक्स इन्वेस्टर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ताकि आपको सही जानकारी सही तरीके से समझ में आ सके और आप इस मार्केट की सिचुएशन में पैनिक ना हो, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए इस समय समझदारी से काम लेने की यहाँ पे ज़रूरत होने वाली है, और जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया उनके लिए क्या ठीक हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो अनसर्टिनिटी बढ़ी हुई है, मुझे क्या लगता है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी तक वीडियो में नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल चैनल हो सकता है, आपके लिए काफ़ी काम की वीडियोस लेकर आता रहता है। चलिए, आपने सब्सक्राइब कर लिया, अब बढ़ते अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई है, जो इंडिया, ठीक है, जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है, ये भी पेंडिंग में होने की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी बनी हुई है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव में बनी हुई है। दूसरे यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ है, यहाँ पर जो FIIs हैं, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, ये लगातार सेलिंग में है, जिसकी वजह से मार्केट में और भी ज़्यादा अनसर्टिनिटी बढ़ी है। अब अगर कोई मार्केट में बड़ी क्वांटिटी में कोई शेयर्स बेचेगा, कोई कंपनी का शेयर बेचेगा, कोई म्यूचुअल फंड से पैसे निकालेंगे, जो FIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहरी निवेशक हैं, अगर ये मार्केट में पैसे निकालेंगे अपने मार्केट से, तो यहाँ पर जो अनसर्टिनिटी बढ़ेगी, मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़ दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे जो डॉलर है ये लगातार मजबूत हो रहा है, ठीक है, डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, रुपया जो हमारा ये कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में भी एक और जो डर बना हुआ है, और मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो कुल मिला के जो ये सिचुएशन बनी हुई है, ये बिल्कुल इन कारणों की वजह से मुझे लगता है ये बनी हुई है। और अभी मैं और आगे डिस्कस करूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या फिर स्टॉक इन्वेस्टर हैं, तो आपको क्या समझदारी से काम लेना है, कि जिसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए भी क्या करने की जरूरत है, आपको आगे समझ में आने वाला है। और यहाँ पे ग्लोबल कॉज भी वीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इन कारणों की वजह से भी या फिर इन कारणों के बाद भी एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका जो पोर्टफोलियो डाउन जा रहा है म्यूचुअल फंड में, ये जरूरी नहीं कि आपका जो ये कारण इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो इफेक्ट हुआ है। इस कारण से पोर्टफोलियो आपका इफेक्ट तो होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो आप ये समझो कि पॉइंट में आपको या फिर दशमलव में कुछ नुकसान आपको देखने को मिल रहा होगा। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में बहुत ही फर्क नहीं पड़ा, उनको यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल रहा है, उनको नुकसान कम से कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यहीं पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में लगातार यहाँ पर कुछ न कुछ ज़्यादा ही नुकसान देखने को मिल रहा है, और ये गड़बड़ कहाँ पर हुई है, उनके रॉन्ग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की वजह से हुई है। अगर उन्होंने फंड को गलत चुना है, गलत तरीके से फंड चुना है, जिसकी वजह से उनके पोर्टफोलियो में यहाँ पे डाउनफॉल अभी देखने को मिल रहा है, मतलब उनका पोर्टफोलियो ज़्यादा करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये कौन से पोर्टफोलियो है, कौन से स्टॉक्स होते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं दोस्तों, ये मैं आपको अभी एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। जैसे कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। देखिए, स्मॉल कैप अच्छे तो होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं फंड, बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि शॉर्ट टर्म में ये वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैं काफ़ी सारे वीडियो में बता भी चुका हूँ कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप जो फंड होते हैं ये वोलेटाइल ज़्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट में ज़्यादा से भी हलचल होती थी, ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। इसीलिए जो एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो स्मॉल कैप को अपने एक्सपोजर में अगर हमें रखना है, तो यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को 8 साल से प्लस हमें बना के रखना चाहिए। 8 साल, 9 साल, ये अगर हम बना के रखते हैं, 10 साल, 15 साल, मतलब जितने लॉन्ग टर्म के लिए हम बना के अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे, हमारे लिए उतना ही बेहतर होता है अगर हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि अपने पोर्टफोलियो को बनाते समय हमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना डाइवर्सिफिकेशन अगर इन्वेस्ट अपना करते हैं तो हमें नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जैसे कि मान लेते हैं आपने स्मॉल एक एमसी चुना, ठीक है, XYZ कोई एमसी है,
XYZ, आपने जिस भी AMC का फंड चुना है उसका स्मॉल कैप आप देख लीजिए और उसका आप लार्ज कैप देख लीजिएगा। स्मॉल कैप तो आपको नेगेटिव दिखता हुआ भी समझ में आ रहा होगा, बट जो लार्ज कैप फंड है ये आपको FD के आसपास आपको रिटर्न दिखता हुआ मिल रहा होगा, मतलब 5% 6% के आसपास अभी ये पॉजिटिव में लगभग होगा। क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा दिख रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपके पोर्टफोलियो में कैसा दिख रहा है कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके पोर्टफोलियो में कैसे समझ में आ रहा है फंड। यहाँ पे आपको बातें बता रहा हूँ सही हो रही है कि नहीं हो रही है, जो आपको यहाँ बातें बता रहा हूँ ये कैसी है, सही है या गलत। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ें हैं जिससे बहुत सारे लोग ना सेक्टोरियल, थीमेटिक या फिर डिफेंस फंड, ऐसे बहुत सारे फंड हैं जो कि किसी थीम बेस पे काम करते हैं, किसी एक थीम पे काम करते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ है, जब ये फंड अच्छे रिटर्न दे रहे होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं लोगों को, लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं और उसी के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो में ढेर सारे थीमेटिक फंड या सेक्टोरियल फंड रख लेते हैं। बट जब ये फंड की साइकिल खत्म होती है ना, तो ये फंड लगातार ईयर टू ईयर 2-3 साल 4 साल 5 साल तक ये रिटर्न भी नहीं देते, जीरो रिटर्न बना के दे देते हैं। तो ऐसे में उनका पोर्टफोलियो भी काफ़ी इफेक्ट हुआ होगा, जो कि थीमेटिक फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सेक्टोरियल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि किसी एक कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में सेक्टोरियल फंड ज़्यादा है तो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क समझ लीजिए ज़्यादा बना हुआ है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मैं जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, मेरे लिए काम करती चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कैसे काम करता हूँ। जैसे कि जो इंडेक्स फंड होते हैं दोस्तों, इंडेक्स फंड का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे लो रिस्क लो रिटर्न, मतलब हम किसी जो जैसे निफ्टी 50 के इंडेक्स है वहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये टॉप की 50 कंपनी है उनके इंडेक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें भले ही रिटर्न ज़्यादा ना मिले बट यहाँ पे हमें रिस्क भी कम होता है। तो इंडेक्स फंड भी हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम डाइवर्सिफिकेशन सही नहीं करते हैं, पोर्टफोलियो अगर स्टेबल नहीं बनाते तो हमें नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ बताने वाला जो मेरे लिए काम करता है मैं चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे इंडेक्स फंड है यहाँ पे क्या होता है, लो रिस्क एंड लो रिटर्न। एंड यहाँ पर दूसरा लार्ज कैप फंड जैसे स्टेबल यहाँ पे थोड़ा सा रिटर्न देखने को मिल जाता है, और फ्लेक्सी की कैटेगरी यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस रिटर्न देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे मिड कैप थोड़ा सा मिड रिटर्न एंड मिड रिस्क यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर अपने पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई करके बनाएंगे, पोर्टफोलियो सही तरीके से मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे रिस्क जो थोड़ा सा ये कम हो जाता है और हमें रिटर्न के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके बनाते हैं, जिस तरीके से कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, मैंने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे सजाया है, तो इस तरीके से अगर पोर्टफोलियो को हम डाइवर्सिफाई करके बनाते हैं तो ऐसी जो मार्केट सिचुएशन आती है ना, तो यहाँ पर हमें डरने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब रिलेटिविटी देखा जाता है, जैसे अगर मार्केट में रिटर्न देखने को मिलता है, अगर बात करते हैं इंडेक्स फंड की, तो हमने पास्ट में रिटर्न देखा है तो इंडेक्स में लगभग 8 से 10%, 11%, 12% के आसपास हमें रिटर्न देखने को मिला है पास्ट में। और लार्ज कैप जो है ये भी लगभग 10 से 11%, 12% के बीच में रहता है, पास्ट में हमने देखा है। फ्लेक्सी कैप यहाँ पे जो बैलेंस थोड़ा सा रिटर्न देखने को मिलता है, लगभग 12-13%, 14% के आसपास देखने को मिल जाता है हमें। और जो मिड कैप है ये लॉन्ग टर्म हमें पास्ट में लगभग यहाँ पे मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न होता है, तो लगभग ये भी 14-15% के आसपास हमें पास्ट में रिटर्न दिया है। तो अगर हमें इतना रिटर्न मिल जा रहा है तो हमें डायरेक्टली सेक्टोरियल फंड में या फिर थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने का क्या ही मतलब है। अगर हम पूरा पैसा अपना सेक्टोरियल फंड में या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हीं लोगों को पोर्टफोलियो में ज़्यादा नुकसान होता है। तो किसी एक थीम पर किसी एक सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब ये रिटर्न देते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, ये 2-3 साल काफ़ी अच्छे किसी थीम पे काम करें तो वहाँ पे रिटर्न देंगे, जब तक ये चले तो रिटर्न देंगे। लेकिन जैसे इनकी साइकिल खत्म होती है ना तो ईयर टू ईयर ये रिटर्न ही नहीं देते, 2 साल 3 साल 4 साल रिटर्न ही नहीं देते, जिसकी वजह जो इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं। और खास करके वो ऐसी मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट होते हैं जब यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी बढ़ी हो, मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अनस्टेबल ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। हमें अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और सोच समझकर अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहिए। बहुत ही हायर रिस्क वाले पोर्टफोलियो में नहीं जाना चाहिए और बहुत ही हमें लो रिस्क वाले पोर्टफोलियो में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें रिटर्न भी नहीं मिलेगा, या फिर बहुत हायर वाले में जाएंगे तो भी हमें नुकसान होगा। मार्केट जैसे ऊपर नीचे होगी हमें ज़्यादा यहाँ पे पोर्टफोलियो में नुकसान देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मेरे लिए चीज़ें काम करती हैं। देखो, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, अगर हमारा होराइजन 5 साल 10 साल 8 साल 12 साल है, तो हमें यहाँ पे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। चिंता उनको यहाँ पे करने वाली बात है भाई जो कि शॉर्ट टर्म में अपना इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और गलत तरीके से फंड चुन लिया उन्होंने, तो उनको यहाँ पे डरना लाजमी है, उनके पोर्टफोलियो में नुकसान हो ही रहा होगा। बट जो 8 साल 10 साल के लिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म सोच के साथ अपनी एक अच्छी कैटेगरी चुनी हुई है, उनके पोर्टफोलियो में चिंता करने वाली कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। तो मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत वहाँ पर है जब आप गलत कैटेगरी चुनते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, अगर आपके फंड की कैटेगरी सही है, आपका टाइम होरिजन सही है, आपका डाइवर्सिफिकेशन सही है, तो करेक्शन भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आने लगती है। और दोस्तों जो ये मार्केट चल रही है ना, ये किसी के लिए यहाँ पे नुकसान वाली चीज़ है, किसी के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। कोई सोच रहा है कि भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, और कोई किसी के लिए यहाँ पे नुकसान होने वाली बात है। चीज़ें तो एक ही है, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग काम कर रही हैं। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे और आपको इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प मिलती रहे। अगर आप बिगिनर हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करने अभी नहीं आता, आप ऐसे ही अपने लिए फंड चुन लिए, अपने पोर्टफोलियो को बना लिए, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो बिगिनर के इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है, जो कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बता रखा है। अगर ये वीडियो आप देखना चाहिए, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं कैसे बिगिनर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वही समझकर अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपको ये समझने को मिल जाएगा कि भाई बिगिनर को कौन सी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए अगर वो इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत करना चाहते हैं। इस वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। और अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं आप, इस वीडियो को अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़े, ताकि वो भी अपने पोर्टफोलियो में नुकसान ना कमाएं। सेक्टोरियल फंड या थीमेटिक फंड को देखकर, उनके रिटर्न को देखकर लुभा ना जाए, क्योंकि जब ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, तो सबको मन लोभने लगता है भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर पाएं। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए जो हमें इतना हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो सारी चीज़ें अगर चमके तो हमें सोना नहीं समझना चाहिए, हमें एक्सपोजर रखना चाहिए, बट सोच समझ कर हमें एक्सपोजर रखना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। और इस वीडियो पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।